हेलो गाइस, कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड 3 ऑपरेशंस मेटलर्जिकल, 3 ऑपरेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड। फर्स्ट वन इज योर क्रशिंग, सेकंड कंसंट्रेशन एंड थर्ड वन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्लियर है? ये 3 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। वी ऑब्टेन इन लास्ट लेक्चर वी ऑब्टेन मेटल इन द फॉर्म ऑफ क्रूड मेटल्स। क्लियर है? नहीं, लास्ट लेक्चर हमारा किससे रिलेटेड था? बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड था। ऑक्सीडेशन में हमने 2 स्टेप कंप्लीट किए थे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और रिडक्शन में हमने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टडी किया था कि किन मेटल ऑक्साइड्स के लिए कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहता है दोस्तों। क्लियर है? नहीं है ये? आफ्टर दैट हमारा आ जाता है फ्रेंड्स, इसमें जो क्रूड मेटल निकल के आता है हमारे पास, it is not in its highest purity, उसको it contain some other metallic form, other metals as impurities, non-metal compounds as impurities। क्लियर है? नहीं, जो क्रूड मेटल रहता है दोस्तों वो हम ये कह सकते हैं कि 97-98% तक प्योर रहता है। इट कंटेन 2 और 3% impurities in it। क्लियर है? नहीं है ये? तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी अब भी प्रेजेंट होती है जो क्रूड मेटल रहता है। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट मेटलर्जिकल ऑपरेशन आ जाता है फ्रेंड्स, रिफाइनिंग। डेफिनेशन क्या रहता है? प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल का प्योरिफिकेशन कॉल्ड रिफाइनिंग। यहां भी फ्रेंड्स मेटल की नेचर के बेस पर, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज के बेस पर रिफाइनिंग में हमारे पास अलग अलग मेथड इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए हम देख रहे हैं, मेथड के नाम बताएं। फर्स्ट वन इज योर फ्रेंड्स लिक्वेशन मेथड, लिक्वेशन मेथड। सेकंड फ्रेंड्स डिस्टिलेशन मेथड। थर्ड वन इज योर फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फोर्थ फ्रेंड्स जॉन रिफाइनिंग। इंपॉर्टेंट है जॉन रिफाइनिंग, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, जॉन रिफाइनिंग। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड्स इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। नेक्स्ट फ्रेंड्स वैन आर्किल मेथड। एंड लास्ट आ जाता है फ्रेंड्स इसमें क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं बाय विच वी गेट प्योरिफाइड मेटल एंड दीज मेथड्स अंडरगो रिफाइनिंग। क्लियर है? नहीं है ये? मेटल की, मैंने फिर से रिपीट कर दूं कि मेटल की नेचर के हिसाब से, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज के हिसाब से हम इनमें से कोई भी एक मेटल, एक मेथड किसी भी मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। क्लियर है? नहीं है ये? सबसे पहले मैं आपको इसमें एग्जांपल्स बता दूं दोस्तों कि कौन से मेटल्स का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोसीजर और वर्किंग देखेंगे। सिंपल लिक्वेशन मेथड। देखिए 2 चीजें यहां भी, जैसे हमने कंसंट्रेशन में याद किया था ना, तो 2 चीजें रिफाइनिंग में भी हम 2 चीजें पढ़ेंगे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स और दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स इसमें एग्जाम्पल। ये 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेथड का प्रिंसिपल क्या है और कौन से मेटल्स को हम इस मेथड से प्योरीफाई करते हैं। देखिए लिक्वेशन मेथड प्रिंसिपल क्या रहता है? बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इट्स इम्प्योरिटीज। ये मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है भाई? लिक्वेशन मेथड मेल्टिंग पॉइंट। और वो मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स क्या होता है? लो होता है, उनके लिए ये वाला मेथड एप्लीकेबल होता है। जैसे टिन और लेड होते हैं दोस्तों, SN और PB जैसे मेटल्स के लिए प्योरिफिकेशन के लिए लिक्वेशन मेथड एप्लीकेबल है। क्लियर हुआ? चलिए आगे ऐसे ये है दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट पर, डिस्टिलेशन किस पर बेस्ड होता है? बॉइलिंग पॉइंट पर। जिन मेटल्स का
बॉइलिंग पॉइंट लो होता हो, जिन मेटल्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लो, वहां पर हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड। लो बॉइलिंग पॉइंट फ्रेंड्स ज्यादातर जैसे आपका है जिंक है, मरकरी है और कैडमियम है, इन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। क्लियर है नहीं है ये, तो इनके प्योरिफिकेशन में हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। इसके लिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर बेस्ड होता है ये। क्लियर है नहीं है, जो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं उनके रिफाइनिंग के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूजफुल होता है। जैसे आपका है सिल्वर आ जाता है फ्रेंड्स, इसमें जिंक का कर लेते हैं, कॉपर का कर लेते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग जो मेटल्स होते हैं उनका रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से मोस्ट यूजफुल मेथड होता है ये दोस्तों, मोस्ट यूजफुल मेथड होता है। जॉन रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है, जॉन रिफाइनिंग मेथड। क्लियर है नहीं है, ये पूछ लेता है एक नंबर में कि व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर कंसंट्रेटेड विद जॉन रिफाइनिंग मेथड। ये आपकी एक्सरसाइज में भी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दे रखा होता है। दो मेटल दे दिए, कॉपर दे दिया फ्रेंड्स, और जैसे उसने दे दिया टाइटेनियम। क्लियर है नहीं है, तो बेस्ट रिफाइनिंग मेथड बताइए कि कॉपर के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और टाइटेनियम के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। क्लियर है नहीं है, तो वो चीजें हम जॉन रिफाइनिंग मेथड फ्रेंड्स, जो रणनीतिक धातुएं होती है ना, जिनसे हमारे आर्मी के वेपन्स वगैरह बनाए जाते हैं, क्लियर है नहीं है ये, उन मेटल्स के लिए द मेटल्स विच आर रिक्वायर इन वेरी हाई प्योरिटी ओके आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। जैसे टाइटेनियम हो जाता है फ्रेंड्स, जिरकोनियम हो जाता है फ्रेंड्स, एंटीमनी बिस्मथ हो जाता है, गैलियम हो जाता है, इंडियम हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है, तो ऐसी मेटल्स को हम जॉन रिफाइनिंग मेथड से प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास कभी ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है मुंड प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ निकेल, निकेल को जिस मेथड से हम प्योरीफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड मुंड प्रोसेस। या बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि नेम ए मेथड यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकेल, उस मेथड का नाम बताइए जो निकेल के रिफाइनिंग में यूज होता हो। देन हमारा आंसर क्या रहेगा, मुंड्स प्रोसेस। वैन आर्किल मेथड दोस्तों, वैन आर्किल मेथड टाइटेनियम और जिरकोनियम जैसे मेटल्स के लिए यूज होता है। क्रोमेटोग्राफी, ये ट्रेसेस क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज जहां पर प्रेजेंट होती हैं वहां पर ऑलमोस्ट सभी के लिए सरफेस फिनोमिना पर बेस्ड होता है, एड्जॉर्प्शन के फिनोमिना पर बेस्ड होता है, किसी के भी लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको इम्प्योरिटीज की नेचर के बेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा है लिक्वेशन मेथड। तो लिक्वेशन मेथड प्रिंसिपल क्या रहता है, द मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस मेथड, मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। एग्जाम्पल ये हो जाएगा, वर्किंग में क्या देखते हैं दोस्तों, इन दिस मेथड ओर इज हीटेड जेंटली इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस। एक फर्नेस होता है दोस्तों, रिवर्बरेटरी फर्नेस में ओर को इनर्ट एटमॉस्फेयर में की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है फ्रेंड्स। स्लोपिंग हर्थ रहता है, सरफेस रहता है फर्नेस में दोस्तों। तो यहां पर हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, इम्प्योर मेटल रहता है, उसको जेंटली हीट करते रहते हैं। क्लियर है नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, इम्प्योरिटीज का या मेटलिक पार्टिकल का, मेटल का, मेटल विच है लो मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो क्या करता है भाई, मेल्ट हो जाएगा एंड स्टार्ट फ्लो ओवर द स्लोपिंग हर्थ ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरह से इस मेथड से प्योरिफिकेशन होता है हमारा। ओके, कुछ खास नहीं है। दूसरा रहता है डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या रहता है फ्रेंड्स, ट्रेसेस क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज है। कब यूज करेंगे,
लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल का होना चाहिए, इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर है नहीं है? तो इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जब हम वो हीट करते हैं मेटल्स को, तो उसमें मेटालिक पार्टिकल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट। क्लियर है नहीं है? उसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, मेटल वेपर को कंडेंस करते हैं, देन वी गेट प्योर मेटल। क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर दूं, इसमें क्या रहता है, इम्प्योर मेटल को हीट किया जाता है, वेपराइजेशन में ले जाते हैं, जिसमें मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपराइजेशन में चला जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो ऐसे के ऐसे रहते हैं, रिमेन अनअफेक्टेड। तो मेटल का जो वेपर बना है उसको कंडेंस कर लेते हैं, वी गेट प्योर मेटल। तीसरा रहता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड होता है दोस्तों। इसमें कंटेनर रहता है, जैसे हमने पढ़ रखा होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ कंटेनर रहेगा दोस्तों, दो मेटालिक रॉड लेके चलते हैं, इनमें से एक तो रहता है दोस्तों इम्प्योर रॉड, जिसका हमें प्योरिफिकेशन करना होता है, ये तो रहता है दोस्तों इम्प्योर मेटालिक रॉड, और दूसरा रखते हैं हम प्योर मेटालिक रॉड, उसी मेटल से रिलेटेड। दोनों रॉड को कंडक्टिंग वायर की हेल्प से फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है नहीं है? पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट रहता है फ्रेंड्स एनोड रहता है इस केस में। क्लियर है नहीं है ये? और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट रहता है फ्रेंड्स कैथोड रहता है, ये याद रखना। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइसिस में यही रहता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है उससे कनेक्ट इलेक्ट्रोड क्या रहता है, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट इलेक्ट्रोड क्या रहता है दोस्तों, कैथोड। याद रखना ये चीज़। ठीक है? तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, सबसे पहले जब इसका डाइल्यूशन कराएंगे दोस्तों, तो इट गेट आयोनाइज्ड। ये किस में टूटेगा फ्रेंड्स, आयनाइजेशन में चला जाएगा। आयनाइजेशन में करंट पास कराते ही कैटाइन जो रहते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और एनाइन किसकी तरफ फ्रेंड्स, एनोड की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है नहीं है? इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है एनोड और कैथोड पर। कैटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और कैथोड की सरफेस पर चिपक जाते हैं। क्लियर है नहीं है? यहां से उतनी क्वांटिटी में मेटल आयनों की फॉर्म में रिलीज होता रहता है, और इम्प्योरिटीज अंडर द एनोड टर्मिनल एज एनोड मड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा मेटल, उसी मेटल से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ओके, तो ये हमारा मेथड रहता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। दोबारा से रिपीट कर दूं, इन दिस मेथड impure metal made as anode, a strip of pure metal, same metal as cathode, both the rod dip in the same metal electrolyte, connected with battery, external source of electricity. As the current passed, then ions of electrolyte move toward their respective electrode. Cation deposit at the cathode, impurity under the anode terminal. बस यही। और एग्जाम्पल याद रखिए कि जॉन रिफाइनिंग में इस तरह के मेटल्स को हम प्योरीफाई करके चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा दोस्तों जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग मेथड हाई प्योरिटी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, जहां हमें किसी भी मेटल को हाई प्योरिटी में ऑब्टेन करना होता है, जॉन रिफाइनिंग मेथड का यूज करते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्या रहता है इसका? प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल रहता है दिस मेथड बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बस एक लाइन है, दिस मेथड बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। जॉन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल, दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटी आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन फॉर्म देन इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल। कह रहा है कि इम्प्योरिटी जो रहती है ना मोल्टन फॉर्म में, वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। बस ये याद रखिए, मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटी क्या रहती है, मोर सॉल्युबल। तो जॉन रिफाइनिंग मेथड के लिए वर्किंग में समझ लीजिए, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल कास्ट इन द फॉर्म ऑफ ए रॉड, एक रॉड की फॉर्म में इम्प्योर मेटल को कास्ट कर लिया जाता है दोस्तों। ए मूविंग सर्कुलर हीटर, एक मूविंग सर्कुलर हीटर फिटेड एट द वन एंड ऑफ द रॉड,
एक एंड पर सर्कुलर हीटर को फिट कर लिया जाता है इस तरह से। क्लियर है नहीं है ये? एज द हीटर मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे जैसे हीटर मूव करता है फ्रेंड्स, इम्प्योरिटी ऑल्सो मूव इन द एडजेंट पार्ट ऑफ द हीटर। जैसे जैसे हीटर मूव करेगा आगे की तरफ, इम्प्योरिटीज भी मोल्टन फॉर्म में हीटर के साथ साथ मूव करती हैं। क्लियर है नहीं है? इम्प्योरिटीज भी हीटर के साथ साथ आगे की तरफ मूव करती हैं, लिविंग बिहाइंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल। नहीं है? इस तरह से एक मेटल रॉड रहता है दोस्तों, मेटल रॉड, इम्प्योर मेटल का रॉड, इसको इसके एक मूविंग सर्कुलर हीटर फ्रेंड्स इसके किसी एक एंड पर फिट कर दिया जाता है। जैसे जैसे हीटर आगे की तरफ बढ़ता है दोस्तों, मेटल प्योरीफाई होता चला जाता है। जैसे जैसे हीटर आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, और ये प्योरीफाइड मेटल हो जाएगा, प्योरीफाइड मेटल। क्लियर है ये चीज? इनर्ट एटमॉस्फेयर के साथ हीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, ये भी याद रखेंगे। ओके, आर्गन जैसी गैसेस का इनर्ट एटमॉस्फेयर रखते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है फ्रेंड्स? दिस मेथड बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ दैट इम्प्योर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद ए सुटेबल केमिकल रिजेंट। समझिए, इम्प्योर मेटल को जब किसी दूसरे केमिकल रिजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, देन मेटालिक पार्टिकल अंडरगो वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी मेटल जो रहता है वो वॉलेटाइल कंपाउंड बना देगा, जबकि इम्प्योरिटी रिमेन अनअफेक्टेड। इम्प्योरिटी डू नॉट फॉर्म सच टाइप ऑफ कंपाउंड। क्लियर है ये चीज? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद ए सुटेबल केमिकल रिजेंट, देन मेटालिक पार्टिकल फॉर्म वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल कंपाउंड मीन्स एक गैसीय कंपाउंड बना देंगे और निकल जाएंगे। इम्प्योरिटी इस तरह का कोई कंपाउंड नहीं बनाती है, रिमेन अनअफेक्टेड, वो कंटेनर में ही रहती है। ओके, एग्जाम्पल हमने देख रखा भाई, निकेल मुंड प्रोसेस में आ जाता है दोस्तों। तो यहां पर जैसे इम्प्योर निकेल है फ्रेंड्स हमारा NiO। क्लियर है नहीं है? केमिकल रेजेंट यहां पर दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड लेके चलते हैं। इम्प्योर मेटल सॉरी, ये रहेगा हमारा Ni निकेल, ये हमारा इम्प्योर है। ठीक है दोस्तों, इम्प्योर निकेल है, केमिकल रेजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको फ्रेंड्स 330 से 450 केल्विन तक हीट करते हैं तो ये बना देता है NiCO का होल 4। ये एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। ओके, फिर कह रहा है कि इस वॉलेटाइल कंपाउंड को NiCO का होल 4, जब ये वॉलेटाइल कंपाउंड बनता है तो वॉलेटाइल कंपाउंड अलग फ्रेंड्स और इम्प्योरिटी अलग। अब इस वॉलेटाइल कंपाउंड को कह रहा है और ज्यादा टेम्परेचर पर, यानी अबाउट 550 से 570 केल्विन तक इसको हीट किया जाता है फ्रेंड्स। देन वी गेट प्योर निकेल, प्योरिफाइड निकेल प्लस 4CO अलग, केमिकल रिजेंट फ्रेंड्स अलग। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा मुंड प्रोसेस आ जाता है निकेल के लिए, निकेल के प्योरिफिकेशन में यूजफुल है वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर। चलें आगे, वैन आर्किल मेथड। दोस्तों वैन आर्किल मेथड और वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड दोनों का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में क्या रहता है, इम्प्योर मेटल को केमिकल रिजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, देन मेटालिक पार्टिकल फॉर्म वॉलेटाइल कंपाउंड, और वॉलेटाइल कंपाउंड को फर्दर हाई टेम्परेचर पर हीट करके वी गेट प्योर मेटल। क्लियर हुआ? ऐसे ही वैन आर्किल मेथड में है टाइटेनियम और जिरकोनियम। बस यहां पर ये चीज याद रखने की जरूरत है आपको कि जैसे आपका है जिरकोनियम है फ्रेंड्स, यहां पर हम आयोडीन को एज केमिकल रिजेंट लेके चलते हैं। क्लियर है नहीं है? ये मान लीजिए ये 570 केल्विन पर हीट किया है हमने 570 केल्विन पर, तो ये बना देगा ZrI4 का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर कह रहा है ZR, अब ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो इम्प्योरिटी रिमेन अनअफेक्टेड,
ZrI4 के कॉम्प्लेक्स को कह रहा फर्दर हाई टेम्परेचर पर 1750 पर हीट करेंगे तो जिरकोनियम, प्योरीफाइड जिरकोनियम अलग, +2I2 अलग। फ्रेंड्स क्लियर है नहीं? ये हमारा क्या रहता है, इम्प्योर जिरकोनियम, और ये आ जाता है हमारा फ्रेंड्स प्योरीफाइड जिरकोनियम। क्लियर हुआ दोस्तों? ओके, लास्ट हम देखते हैं इसमें हमारा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है दोस्तों? क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना पर बेस्ड होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है? दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट टाइप ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट डिफरेंटली। क्लियर है नहीं? ये क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है कि डिफरेंट एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट डिफरेंटली। कोई भी आपका दो तरह से होती है क्रोमेटोग्राफी, कॉलम और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो दोनों में क्या रहता है, जैसे ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें हम, इसमें मोल्टन फॉर्म में इम्प्योर मेटल को पास आउट करते हैं। सेक्शन बने हुए रहते हैं दोस्तों, इसमें सेक्शन बने हुए रहते हैं। जब मोल्टन फॉर्म में मेटल को पास आउट कराते हैं इसमें, तो सेक्शन अलग अलग सेक्शन में जो एड्सॉर्बेंट रहता है वो अलग अलग रहता है, और उसकी जो स्पेसिफिक नेचर होती है कि वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है नहीं है? तो अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एड्सॉर्बेंट होते हैं। मेटल को ऊपर से पास आउट कराते हैं तो बॉटम तक आते आते उसकी ऑलमोस्ट जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एड्सॉर्ब हो जाती हैं सरफेस पर, कॉलम में ही, अंदर ही। क्लियर है नहीं है? और एट लास्ट हमारे पास प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये हमारे पास रहते हैं रिफाइनिंग के मेथड दोस्तों। क्लियर है? ये लिक्वेशन मेथड लो मेल्टिंग पॉइंट के फिनोमेना पर बेस्ड होता है, काम करता है। टिन और लेड जैसे मेटल्स के लिए यूजफुल होता है। डिस्टिलेशन मेथड लो बॉइलिंग पॉइंट के फिनोमेना पर काम करता है। जिंक, मरकरी और कैडमियम जैसे मेटल्स के लिए यूज होता है दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेना पर काम करता है। एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर जैसे मेटल्स को इससे रिफाइन करते हैं। जॉन रिफाइनिंग मेथड रणनीतिक धातुओं के लिए टाइटेनियम, जिरकोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, गैलियम, इंडियम जैसी मेटल्स जो होते हैं वो इस मेथड से रिफाइन किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, निकेल जैसे मेटल्स को इसमें हम प्योरीफाई करते हैं। मुंड प्रोसेस आता है ये। वैन आर्केल मेथड टाइटेनियम और जिरकोनियम जैसे मेटल्स को आयोडीन एज केमिकल रिजेंट लेकर के रिफाइन किया जाता है। ओके, और फिर आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग और वैन आर्केल मेथड में केवल केमिकल रिजेंट का डिफरेंस है कि यदि आप वेपर फेज रिफाइनिंग में जा रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड केमिकल रिजेंट है आपके पास, और वैन आर्केल मेथड में जाएंगे तो आयोडीन को एज ए केमिकल रिजेंट हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? थैंक्स।